Hello my dear students, good morning. In this video session, we are going to learn the numerical problems on the abnormal colligative properties. Okay, so let us start. देखो, इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें हमेशा याद रखनी होंगी। उसमें क्या क्या था, तो सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है फॉर्मूला, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है आई, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, वांट ऑफ फैक्टर। एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट थे, वांट ऑफ, उन्हीं के नाम पे बेस्ड है। और आई का वैल्यू क्या है, तो ये हम लोग जानते हैं एबनॉर्मल सीपी अपॉन नॉर्मल सीपी। और हम लोग क्या जानते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो यहाँ से हमारा क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, दैट इज सॉल्यूट। और ये रिलेटेड था, दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट and inversely proportional to the molar mass of the non-volatile solute। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के वैल्यू को चेंज करते हैं। तो आई इन टर्म्स ऑफ, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये होगा एबनॉर्मल अपन नॉर्मल, तो नॉर्मल अपन एबनॉर्मल। अगर हम लोग क्या लें, मोलर मासेस लें, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास of solute of the solute। ओके, दूसरा था क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute after dissociation or association, after dissociation or association upon number of moles of solute taken। फिर हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि यहाँ से हमारा क्या था, तो अब था हमारा एबनॉर्मल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू आई द वांट ऑफ फैक्टर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। फिर क्या था, एबनॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल्स टू आई इंटू नॉर्मल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख सकते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, तो ये था के बी इंटू मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और लिख सकते हैं के बी मोलालिटी की जगह पे गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इंटू गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली ले सकते हैं डेल्टा टी एफ डैश, दैट इज abnormal depression in freezing point, and it is equals to what, I into kf into molality of the solution। और फिर abnormal osmotic pressure equals to I into normal osmotic pressure equals to I into C into R into T। तो ये सारे हमारे क्या हैं, फॉर्मूला हैं, इन फॉर्मूलाज का हम लोग यूज़ करेंगे। ओके,
डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में, देखो डिसोसिएशन के केस में क्या था, तो डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज होता है, तो आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होता है, तो आई का वैल्यू जो है वो क्या होगा, ये लेस देन 1 होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिसोसिएशन के केस में ये डिक्रीज होगा और एसोसिएशन के केस में मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा। तो ये हमारा ओवरऑल फॉर्मूला है जो हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इनके क्वेश्चंस में, इनके सॉल्व प्रॉब्लम्स में हम लोग इन सारे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ओके, बाकी जो फॉर्मूला हम लोगों ने पहले डिराइव किया है वो आप पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे, वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इन्हीं से कोरिलेट करके अब हम लोगों को क्वेश्चंस देखने हैं। तो देखो यहाँ पे मेनली हमें दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, एसोसिएशन और डिसोसिएशन वाले, और इसमें आपको स्पेसिफिक ध्यान रखना है, हमेशा ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में रखना है कि किनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है और किस सॉल्वेंट में हो रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल दो अलग अलग सॉल्वेंट में जाएगा तो एक जगह उसका कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा, लेकिन दूसरे सॉल्वेंट में क्या होगा, उसका डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा माइन्यूटली ध्यान रखना है और तब प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, तो इन फॉर्मूलाज को पहले नोट कीजिए, फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, तो पहले आप इनको नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर Na2SO4 सॉल्यूशन। यानी हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें Na2SO4 एक इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व है जिसका कंसंट्रेशन है 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर, इज़ आइसोटोनिक विथ द 0.01 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि ये जो है आइसोटोनिक है एक ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ जो 0.01 मोलर है। व्हाट इज़ द एपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4। तो देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों को फाइनली फाइंड करना है अल्फ़ा की वैल्यू, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो अब अल्फ़ा किसके लिए होगा, तो अल्फ़ा होगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए, Na2SO4 के लिए, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ क्या होता है कि ग्लूकोज एसोसिएशन और डिसोसिएशन में नहीं जाता है। यानी अगर एक्वस सॉल्यूशन में ग्लूकोज को हम लोग रखेंगे तो ग्लूकोज ना तो आयंस में डिसोसिएट होगा और ना ही ये एसोसिएट होकर के मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ पे यही है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट होगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग इन्हीं के लिए फाइंड करेंगे। ओके, अब हमारा जो रिलेशन है आइसोटोनिक के लिए वो याद कीजिए। तो आइसोटोनिक का कंडीशन क्या था, आइसोटोनिक means the osmotic pressure of first equals to the osmotic pressure of second। तो देखो यहाँ पे Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है और इसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं होगा, यानी कि इनके ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, ये नॉर्मल ही रहेगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, C2 × R × T। लेकिन ये क्या होंगे, ये एबनॉर्मल है क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, I × C1 × R × T, क्योंकि हमारे पास I यहाँ से मिलेगा, इनके डिसोसिएशन से मिलेगा, जिसको हम लोग वन टफ फैक्टर बोलते हैं। अब देखो ये दोनों इक्वल हो गए तो RT और RT तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सेम है और गैस कांस्टेंट सेम होता है। तो अब यहाँ से क्या मिला, I × C1 = C2। तो अब यहाँ से हम लोग I की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्या होगा, C2/C1। अब देखो C2 कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, 0.01, और क्या है C1, ये है 4 × 10⁻³ तो ये वैल्यू क्या देगा, तो ये वैल्यू देगा, देखो ये 2 0 1 2, तो ये 2 डेसिमल पॉइंट हटेगा और ये 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 10/4 दैट इज़ 2.5। तो ये हमारा वैल्यू क्या आ गया, I दैट इज़ वन टफ फैक्टर, और ये 2.5 हो गया किसके लिए,
Na2SO4 के लिए, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके लिए, ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू 1 रहेगी क्योंकि इसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, तो हम लोग देखें, अगर हम लोग कंसिडर करें अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर Na2SO4, तो हम लोग देखें तो Na2SO4 हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है Na2SO4 और ये डिसोसिएट हो रहा है। अब देखो यहाँ 100% डिसोसिएशन नहीं है, क्योंकि अगर 100% होता तो अल्फ़ा की ज़रूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट जो आंसर आता वही होता। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो है आपको अपरेंट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है, तो ये चीज़ 100% नहीं है, तो हम लोग इसको रिवर्सिबल दिखाएंगे। अब यहाँ से क्या होगा, 2Na प्लस एंड SO4 माइनस 2, तो ये हमारा हो गया डिसोसिएशन के बाद। अब हम लोग कंसिडर करें तो देखो ये क्या देगा, अगर इनिशियली ये 1 है तो ये 0 0 होंगे, अगर ये 1 माइनस अल्फ़ा है तो Na2 क्या देगा 2 अल्फ़ा, और ये क्या देगा अल्फ़ा। तो हम लोग फाइंड करें टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो ये क्या दे देगा, तो ये देगा 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, यानी कि ये क्या हो गया 1 प्लस 2 अल्फ़ा। ओके, और फिर क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, मोल बिफोर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन से पहले कितना था, तो हम लोगों ने कंसिडर किया कि 1 है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या जानते हैं कि I जो होता है ये होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। तो देखो हम लोगों ने जो कंसिडर किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, सॉरी I की वैल्यू 2.5 है, तो यहाँ से हम लोग लेंगे 2.5 और इक्वल्स टू, अब हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस 2 अल्फ़ा फाइंड किया, तो इट इज़ 1 प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन 1। तो यहाँ से देखो 1 प्लस 2 अल्फ़ा क्या हो गया, ये हो गया 2.5, तो यहाँ से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 माइनस 1/2, दैट इज़ 1.5/2, दैट इज़ 0.75। तो अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 0.75। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू 100, दैट इज़ 0.75 इंटू 100, दैट इज़ 75%। तो ये हमारा अब आंसर हो गया, यानी कि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 75%, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या परसेंटेज डिसोसिएशन जो आएगा Na2SO4 का वो आ रहा है 75%। यानी एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम लोग Na2SO4 को डाल रहे हैं तो अगर ये 75% डिसोसिएट हो रहा है, अगर इसका कंसंट्रेशन इतना है तो ये इतने ग्लूकोज के साथ क्या होगा, आइसोटोनिक होगा। ओके, तो अब इसको नोट कर लो। हमारा सेकेंड क्वेश्चन, 1.22 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड is dissolved into 2 solvent. The following data for delta B and Kb are given. एक्चुअली हमारे पास बेंजोइक एसिड है, एक सॉल्यूट है, इसको हम लोग 2 सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर रहे हैं। हमारा पहला है वो है एसीटोन और दूसरा है वो है बेंजीन। इन दोनों में बेंजोइक एसिड को हम लोग डिज़ोल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें डेटा मिलता है कि अगर 100 ग्राम एसीटोन है तो डेल्टा टीबी की वैल्यू जो है वो 0.17 और केबी की वैल्यू 1.7 आ रही है। जबकि 100 ग्राम बेंजीन में जब हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0.13 डेल्टा टीबी की वैल्यू आ रही है और केबी का वैल्यू जो है 2.6 आ रहा है। तो अब यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ दिए हुए हैं, ठीक है।
अब करना क्या है, तो अब हमें एक्चुअल में फाइंड करना है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट एक्चुअल कितना आ रहा है यहाँ से, और उनको फिर क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट के लिए करते हैं फॉर ए। तो देखो जो जो वैल्यू है वो लिखो। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ये है 1.22 ग्राम। ओके, यहाँ से मोलर मास हमें फाइंड करना है। डेल्टा टीवी की वैल्यू जो है ये देख लो, ये गिवन है एसीटोन के लिए 0.17, और डेल्टा केबी का वैल्यू है 1.7, और इसके साथ साथ क्या है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो ये है 100 ग्राम। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डेल्टा टी बी। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग बाद में कंसिडर करेंगे कि एसोसिएशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे, फिर इसके एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट से कंपेयर करेंगे, और तब हम लोग कंपेयर करेंगे आई से कि एसोसिएशन डिसोसिएशन का केस है या नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा टी बी हम लोग फर्स्ट केस में देखें, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू क्या, तो ये फॉर्मूला होता है के बी इंटू मोलालिटी, दैट इज़ के बी इंटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन द मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो देखो अब यहाँ से फॉर्मूला रखो। तो डेल्टा टी बी का वैल्यू कितना गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में 0.17, के बी का वैल्यू है 1.7 इंटू डब्ल्यू का वैल्यू, तो देखो गिवन मास कितना है 1.22, इट इज़ 1.22 इंटू 1000 अपॉन 100, और मोलर मास हमें फाइंड ही करना है। तो इसको हम लोग इस तरफ ले जाते हैं और इसको इस तरफ ले आते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे 1.7 इंटू 1000 अपॉन 0.17 इंटू 0.17 इंटू 100, और यहाँ से ये आ गया गिवन मास 1.22। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा, इसका मास आ रहा है W, दैट इज़ मोलर मास 122 ग्राम। ओके, अब आ जाओ सेकेंड केस। फॉर सेकेंड, तो सेकेंड केस में हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं, सेम फार्मूला सेम टेक्निक। यहाँ पे डेल्टा टी बी की वैल्यू है, तो डेल्टा टी बी का वैल्यू कितना है 0.13 है। के बी का वैल्यू देखो कितना है 2.6 है। गिवन मास कितना है 1.22 है इंटू 1000 अपॉन मोलर मास फाइंड करना है इंटू गिवन मास, फिर से देखो गिवन मास ऑफ दी सॉल्वेंट ये 100 है, तो यहाँ से हम लोग 100 रख देंगे। तो यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो गिवन मास आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है 2.6 इंटू 1.22 इंटू 1000 अपॉन 0.13 इंटू 100। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो वैल्यू क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 20, 100 से इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 244 ग्राम। अब हम लोग थोड़ा एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट देखें, तो हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड। तो फॉर्मूला देखो क्या होता है, C6H5COOH। इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 122 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो अब कंपेयर करके देखो, तो देखो पहले केस में क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट सेम आ रहा है, यानी कि कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व वैल्यू बोथ आर सेम। दूसरे केस में देखो ऑब्जर्व वैल्यू कितना है 244 ग्राम, यानी कि दूसरे केस में जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो डबल्ड हो रहा है, इस मास का, इसके कैलकुलेटेड मास का क्या हो रहा है, डबल्ड हो रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट जो है ये क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट ये हो गया 2 इंटू
कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट। तो अब यहाँ से कैलकुलेटेड मोलिकुलर वेट से ये 2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड केस में ये क्या हो रहा है, एसोसिएशन में जा रहा है, और फर्स्ट केस में ना तो एसोसिएशन हो रहा है ना ही डिसोसिएशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देयर इज नाइदर एसोसिएशन nor dissociation take place. That means when we dissolve benzoic acid in acetone, there is no any change. That means neither it is dissociated nor it is associated. But when we dissolve benzoic acid in benzene solvent, then there is association takes place and it get डाइमेराइज, क्योंकि इसका मोलिकुलर वेट जो है वो डबल हो रहा है। तो डबल हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डाइमेराइज होगा और ये डाइमर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है कि ये डाइमेराइज होकर के डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यह थोड़ा आसान है, आप आसानी से समझ सकते हैं। गिवन 0.1 मोलल एक्वस सोल्यूशन, यानी एक्वस सोल्यूशन है जिसकी मोललिटी ऑलरेडी गिवन है। अब कह रहा है कि ये सोल्यूशन जो है वीक एसिड का है। तो जब एसिड को हम लोग वाटर में डालेंगे तो ये आयोनाइज होगा। तो यहाँ पे जो है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन दिया हुआ है, गिवन है, इट इज़ 30%। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों सेम होता है। आयोनाइजेशन मतलब वो आयंस में डिसोसिएट होता है, ब्रेक होता है। तो यहाँ पे KF की वैल्यू जो है वो गिवन है 1.86 वाटर के लिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। तो अब एसिड तो स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास ये एसिड है और ये एसिड जो है पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन में। तो डिसोसिएट होकर के क्या देगा, तो जाहिर सी बात है H+ देगा और A- देगा, यानी एसिड और कंजुगेट बेस पार्ट देगा। तो अगर हम लोग इनिशियली इसको 1 माने तो ये क्या होगा, 0 0। अब देखो डिसोसिएशन यानी अल्फ़ा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फ़ा, तो ये क्या होगा, अल्फ़ा और अल्फ़ा होगा। तो टोटल कितना हो गया, तो जाहिर सी बात है टोटल हो गया 1 + अल्फ़ा। अब यहाँ से हम लोग I फाइंड करें तो I क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो हम लोगों ने बिफोर डिसोसिएशन 1 कंसिडर किया है तो 1 लेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन 1 + अल्फ़ा आ रहा है, यानी कि I की वैल्यू कितनी हो गई, 1 + अल्फ़ा। अब देखो अल्फ़ा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 30% है। तो देखो यहाँ पे आयोनाइजेशन 30% है, तो हम लोग अल्फ़ा की जो वैल्यू लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 30/100। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0.3। तो अब I की वैल्यू क्या हो गई, 1 + 0.3 दैट इज़ 1.3। तो हमें I मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा TF डैश। तो ये क्या होगा, I × डेल्टा TF। अब ये क्या हो जाएगा, I 1.3 और डेल्टा TF की वैल्यू क्या होती है, तो ये होता है KF × M। तो ये क्या दे देगा, 1.3। KF का वैल्यू देखो 1.86 इंटू ये क्या है, 0.1 है मोललिटी, तो ये हो जाएगा 0.1। मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 हो गया, 1 हो गया और 24 हो गया। तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। तो जो टेम्परेचर है यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो हमारा ये आएगा और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से I की वैल्यू फाइंड करके और सॉल्व कर सकते हो। अगर एसोसिएशन होता तो फिर अल्फ़ा की वैल्यू डिग्री ऑफ एसोसिएशन के टर्म्स में लेते और तब हम लोग क्या करते, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हम लोग कैलकुलेट। बस 2 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोनों ही बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस
जो है ये ज़्यादा पूछे जाते हैं नीट और मेंस में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोललिटी दी हुई है 0.01 मोलर। अगर मान लो कि उसमें सोल्यूट KCl हो या फिर ग्लूकोज हो या फिर एल्युमिनियम सल्फेट हो या फिर पोटासियम सल्फेट हो, इन चारों का 4 सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे मोललिटी कांस्टेंट कर दिया। अब कह रहा है कि इनमें से किसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो डिप्रेशन होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू फाइंड करिए। तो रिलेशन देखिए, सबसे पहले रिलेशन क्या है, डेल्टा TF इक्वल्स टू आई TF डैश इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू M, दैट इज़ मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ मोलालिटी कांस्टेंट है चारों के लिए, ये पहले से फिक्स कर दिया। KF कांस्टेंट ही होगा क्योंकि वाटर एक्वस सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट फिक्स्ड होगा। तो अब क्या होगा, डेल्टा TF डैश डिपेंड किस पे करेगा, तो आई पे, यानी जिसके लिए आई की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगी उसके लिए डेल्टा TF की वैल्यू क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग आई की वैल्यू फाइंड करें तो देखो ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, K प्लस एंड Cl माइनस। अगर हम लोग 100% डिसोसिएशन कंसिडर करें तो ये क्या हो जाएगा 1 1, यानी कि आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1। यहाँ पे देखें तो ये एसोसिएशन डिसोसिएशन में जाता नहीं है, तो यहाँ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनके लिए 1 हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो Al2SO4 ये जाएगा 2Al प्लस 3 प्लस 3SO4 माइनस 2 में, यानी कि यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू देखें तो क्या हो रहा है 2 प्लस 3 यानी कि 5 आ रहा है। और यहाँ पे देखें तो ये डिसोसिएट होकर क्या देगा 2K प्लस एंड SO4 माइनस 2। तो यहाँ से हम लोग आई की वैल्यू देखें तो देखो क्या हो रहा है 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो जब हम लोग 100% डिसोसिएशन कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू इनकी है, और आई की वैल्यू इनकी है तो लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या हो जाएगा, इन्हीं की होगी। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वन टफ फैक्टर आई दैट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। तो हम लोग पहले देखें कि हमारे जो गिवन है Al2SO4 होल थ्राइस, इसका वन टफ फैक्टर कितना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 100% आयोनाइजेशन है तो 100% डिसोसिएशन, अल्फ़ा की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 तो ये क्या देगा 2Al प्लस 3 एंड 3SO4 माइनस 2। तो इसके अकॉर्डिंग देखो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो 2 प्लस 3 यानी कि 5, ये पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो देखो यहाँ से ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा Al प्लस 3 और इसके साथ क्या देगा 3NO3 माइनस। तो आई की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4, 100% डिसोसिएशन। फिर यहाँ से देखें तो ये डिसोसिएट होगा तो ये डिसोसिएट होकर क्या देगा 2K प्लस एंड SO4 माइनस 2। तो यहाँ से देखो 2 प्लस 1 आई की वैल्यू क्या हो गई, तो ये हो गई 3। अब देखें इनका डिसोसिएशन थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो देखो हम लोग इनको देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है K4FeCN6। ओके, तो देखो ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये भी 100% डिसोसिएशन में जा रहा है। तो देखो आयोनाइजेशन सिर्फ यहीं पे होगा, इनका आयोनाइजेशन नहीं होगा। जो भी बिग ब्रैकेट में होता है कम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में उनका कोई चेंज नहीं होता है। एक्चुअली ये एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है कम्प्लेक्स कंपाउंड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, कि ये क्या करते हैं अपने आप को एक्वस सॉल्यूशन में फिर से अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ जो भी बिग ब्रैकेट के अंदर है इनका कुछ नहीं होता है, ना ही एसोसिएशन ना ही डिसोसिएशन। तो सिर्फ क्या होगा इनका, तो ये क्या देगा +4K प्लस FeCN होल 6 माइनस 4। तो आप देख सकते हैं कितने आयंस मिल रहे हैं 4 एंड 1। तो ये आई का वैल्यू क्या हो गया 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो यहाँ से आई की वैल्यू K4FeCN6 के लिए 5 आ रहा है। फिर करस्पॉन्डिंगली दूसरे के लिए हम लोग देखें सेकंड वाले के लिए, तो यहाँ पे 3 प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 4, तो आई की वैल्यू 4। तो अब मैक्सिमम आई की वैल्यू इन्हीं के लिए आ रही है, कितनी आ रही है
5 आ रही है, और Al2SO4 होल थ्राइस के लिए जो हमें मिला था वो क्या था, 5 था, तो इन्हीं दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह से ये दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है IT मेंस और नीट में आते हैं, जिसमें कि थोड़ा सा ट्विस्टेड हो और आप ट्विस्ट हो जाएं, ठीक है। तो आपको ट्विस्ट नहीं होना है, बस फोकस्ड रहना है, वैल्यू याद रखना है कि आई को कैसे फाइंड करते हैं। ओके, चलिए इसको नोट कीजिए। फिर कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब NCERT बुक से डिस्कस करेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर आते हैं हम लोग NCERT प्रॉब्लम्स पे। हम लोग देखते हैं एक NCERT प्रॉब्लम। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोगों को अमाउंट निकालना है किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। यहाँ पे आई की वैल्यू गिवन है, यानी कि इसका जो वन टफ फैक्टर है डिसोसिएशन के बाद वो I = 2.47 गिवन है। फिर कह रहा है कि इसको 2.5 लीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व किया गया है, जिससे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 0.7 atm 0.75 atm है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ से देखें हम लोग क्या क्या गिवन है। तो गिवन है पाई 0.75, गिवन है I 2.47, गिवन है टेम्परेचर, तो हम लोग क्या करेंगे 273 में ऐड कर लेंगे 27 को, तो ये हो जाएगा 300। अब देखो R की वैल्यू, तो देखो R की वैल्यू जो है ये हम लोग के अकॉर्डिंग है, यहाँ पे 0.75 atm है, तो atm है तो हम लोग वो वैल्यू लेंगे जिसमें क्या हो, लीटर atm वैल्यू हो। तो R की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 0.082 लीटर atm पर मोल पर केल्विन। ओके, तो ये वाला वैल्यू सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये atm में है और हमारा कंसंट्रेशन भी कुछ मोल पर लीटर में आएगा। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, C की वैल्यू। तो पहले हम लोग रिलेशन देखें, पाई = IC × R × T, क्योंकि ये क्या है, तो ये आपको डिसोसिएशन का केस है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो एक्वस सॉल्यूशन में जाके डिजोल्व होगा। तो अब हम लोग वैल्यू रखें 0.75 I 2.47 × C को फाइंड करना है, R 0.082 × T दैट इज़ 300 केल्विन। तो यहाँ से अब C की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगा 0.75 डिवाइडेड बाई 2.47 × 0.082 × 300। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा आएगा मोल पर लीटर में, यानी कि यहाँ से कंसंट्रेशन हमें मिला और कंसंट्रेशन किस में आया, मोल पर लीटर। अब यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए, तो ये अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि हम लोग इसको मोल्स में फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट इक्वल्स टू व्हाट, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम इंटू कंसंट्रेशन। अब वॉल्यूम कितना है 2.5 है, तो 2.5 इंटू 0.75 अपॉन वैल्यू रखिए 2.47 इंटू 0.082 इंटू 300, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.030 मोल, एंड दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेम फॉर्मूला है, कोई चेंज नहीं है, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग NCERT के बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।